नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, न केवल प्रत्याशी बल्कि तमाम दल जो है अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर हावड़ा से भाजपा के उम्मीदवार उमेश राय हैं, जो एक युवा नेता है और कद्दावर नेता है। भले ही ये जो चुनाव है ये एक अलग दास्तान कहेगा, जैसा कि और लोगों के इंटरव्यू में आपको बताया है, लेकिन उमेश जी की ये खासियत है कि वो जन जन के साथ हमेशा रहते हैं। युवा का ऐसा चेहरा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके मुरीद रहे हैं। हमारे साथ उमेश राय जी। उमेश जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के चुनावी दंगल में आपका स्वागत। वंदन। बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मेरे बारे में इतनी बातें कही। आपका स्नेह मुझे सदा मिलता रहा है और चूंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं तो संवाद माध्यम से पुराना संबंध रहा है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की दीपक की लौ जलाना पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा ही कठिन रहा है, जहां एक और हर विषय पर यहाँ पर एक राजनीतिक द्वेष का माहौल रहता है। विपक्षी राजनीतिक दलों को स्पेस नहीं दिया जाता है। आप अपने कार्यक्रम आंदोलन नहीं कर पाते हैं। ऐसे जगह में धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी को इतने आगे तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का, कई दशकों का परिश्रम है, जिसके बल पर आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित हुई है और निश्चित तौर पर आने वाले 2026 के इस विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ एक सार्थक परिवर्तन होगा। बिल्कुल, परिवर्तन की बात तो आपने की। इसके अलावा जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उत्तर हावड़ा, इसमें क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? क्या है चुनौती? देखिए, उत्तर हावड़ा पिछले 10-15 वर्षों से उत्तर हावड़ा ने मन बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। इस उत्तर हावड़ा में पहली बार 2013 के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की स्थापित वामपंथी मजबूत सशक्त नेत्री ममता जायसवाल जो यहाँ मेयर थी, उनको हराकर एक साधारण सी महिला को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट देकर उन्होंने अपना मत जता दिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुझे उत्तर हावड़ा की जनता ने 66,053 वोट दिए, जबकि पूरे बंगाल में शीतलकुची में गोली चलने के बाद दूसरा विधानसभा उत्तर हावड़ा था, जहां भोर 4 बजे से बम चलना शुरू हुआ। हिंदी भाषी इलाके में जहाँ के में बड़ी संख्या पर लोग बीजेपी को वोट करते हैं, वहाँ सुबह से ही बम मारना, लोगों को डराना, मकानों में ताला बंद कर देना, उसके नीचे गुंडों को बैठा देना, मतदाताओं को डराकर भगाना। इतने षड्यंत्र करने के बाद तृणमूल कांग्रेस मात्र 5,522 वोटों से चुनाव जीती। इस चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर हावड़ा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती थी, क्योंकि तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती और तीनों बार 3 तरह के विधायक जीते। आखिरी जो विधायक थे वो बहुत संगठनकर्ता, भूमिपुत्र, पता नहीं क्या-क्या लोग उनके बारे में बोलते थे। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उत्तर हावड़ा की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, इन समस्याओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के तीनों टर्म के विधायक कभी विधानसभा में एक भी विषय को लेकर बोलते नहीं देखे गए। काम करना तो बहुत दूर का बात है, उसके लिए प्रयास करते नहीं देखे गए। उत्तर हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति की एक ही समस्या है, जल निकासी। हल्की बारिश में कोई इलाका 6 घंटा, कोई इलाका 3 दिन और कोई इलाके डेढ़-डेढ़ महीने तक डूबे रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था के लिए कोई भी आज तक व्यवस्थित कोई काम नहीं हुआ। जबकि मुख्यमंत्री ने 2 बार यहाँ के प्रशासनिक बैठकों में कहा कि मैंने जल निकासी के लिए 1-1 100 करोड़ रुपए की 2 किस्त मैंने दी है। तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं या फिर वो पैसा चोरी होता है, क्योंकि जमाव का जो समस्या था जैसा था वैसा ही है। हमारे जो विधायक हैं, ये विधायक 2013 से 2018 तक नगर निगम में सफाई विभाग के एमआईसी थे। उसके बाद जब नगर निगम भंग हुआ तो ये नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के सदस्य बने और 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने सफाई विभाग का विशेष प्रभार दिया और इस पूरे कार्यकाल में हावड़ा भारत का सबसे गंदा शहर में 1 नंबर पर चिन्हित हुआ। ये अवार्ड तो इनको मिलना चाहिए।
पूरे उत्तर हावड़ा के लाखों लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल नहीं है, ना ही कोई बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही उत्तर हावड़ा के बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज है। उत्तर हावड़ा के अधिकतर पार्क पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का कब्जा है। यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट 100% फेल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि आप हावड़ा स्टेशन से लेकर और इसके विधानसभा के दूसरे छोर पर जसवाल हॉस्पिटल तक चले जाइए, आपको सड़कों पर ही लोग दारू पीते दिखेंगे, दारू बेचते दिखेंगे, सट्टा खेलते दिखेंगे, अवैध पार्किंग दिखेगा, फुटपाथ पर कब्जा दिखेगा। इसी उत्तर हावड़ा में गौतम चौधरी जी के विधायक बनने के बाद पुलिस पर गोली चली, अपराधी पकड़े नहीं गए, थाना के बाहर ओसी को पीटा गया, अपराधी पकड़े नहीं गए, मनोबल बढ़ता है। गुंडों को प्रश्रय देने वाले विधायक के रूप में अगर पूरे पश्चिम बंगाल में किसी को 1 नंबर पर अवार्ड मिलेगा, तो हमारे उत्तर हावड़ा के विधायक को मिलेगा, जिनके पास गिनाने के लिए काम स्ट्रीट लाइट जो लगती है, वो लाइट लगवाने का काम वो करते हैं। पिछले 4.5 वर्षों में उनको यही नहीं एहसास हुआ कि वो नगर निगम के पार्षद हैं या विधायक हैं। नाली साफ कराना, नाली में झाँकना, यही काम रहा, जबकि नाली आज तक साफ नहीं हुआ। पीने का पानी में आज भी पिल्लू आता है। 15 साल के बाद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिसका पाइपलाइन का काम चल रहा है, वो उनके पास गिनाने के लिए काम है। आपको एक समझना होगा कि एक विधायक का सबसे प्राथमिकता होता है अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। लेकिन इनका काम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना है। जो विधायक खुद थाना में घुसकर पुलिस को, महिला पुलिसों को धमकी देता है, पुलिस का कुर्सी फेंकता है, जो लोकतंत्र में चुनाव लड़कर जीतने वाला विधायक मकानों में जाकर लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलता है कि आपको वोट देने नहीं जाना है। अगर आप वोट देने जाएँगे तो आपके मकान का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपका बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर हावड़ा के लोग पिछला 5 साल अपना कैसे बिताए हैं। अभी पिछले दिनों पिलखाना में एक माइनॉरिटी लड़के की हत्या हुई। उस हत्या में जो हत्या का अभियुक्त है, वो माननीय विधायक जी का सबसे खास व्यक्ति चिन्हित हुआ है, जिसको ये मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीछे घूम रहा है। किसी के मोटरसाइकिल पर पीछे बैठना और किसी को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाना, उसके कार्यक्रम में जाकर उसकी शाबाशी देना और बताना कि वो ममता बनर्जी के सपने को साकार करने के लिए काम कर रहा है। और वही व्यक्ति जब हत्या करता है, पकड़ा जाता है या फरार होता है, तो विधायक बोलते हैं कि मैं तो जानता नहीं हूँ, ऐसे-ऐसे कितने हजार लोग, लाखों लोग मुझसे मिलते हैं। आपको समझना होगा ये वो लोग हैं जो लोगों को यूज़ करते हैं। नौजवानों को रोज़गार देने की जगह ये उनके हाथ में हथियार देते हैं, उनको गुंडा बनाते हैं। वो अपराध करेंगे, उनको पुलिस पकड़ेगा नहीं, इसकी आज़ादी देते हैं। ऐसे लोगों से समाज को बचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी तो ये हत्या का सवाल निश्चित रूप से तो इसमें अभी तक कहाँ पहुंची है पुलिस या फिर इस पर भी ये ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है? नहीं, ये पूरा मामला जब हम लोगों ने इस पर आंदोलन किया और जो मृतक है उसके परिवार से जब हम लोगों ने संपर्क किया और कहा कि आप सीबीआई इंक्वायरी की माँग कीजिए और इसमें जो भी आपको कानूनी मदद की ज़रूरत होगी वो हम लोग करेंगे। ये बात सुनते ही तुरंत सरकार के कान खड़े हुए और उन्होंने सीआईडी लगा दिया। अब सीआईडी में और पुलिस में क्या अंतर है? लगा सीआईडी और रेड करके उसको पकड़ता है हावड़ा सिटी पुलिस। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। उनको पकड़ लिया गया। मरने वाला तृणमूल, मारने वाला तृणमूल। दोनों का संरक्षक उत्तर हावड़ा का विधायक। एक परिवार को जाके बोलते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आपके परिवार को नौकरी देंगे और दूसरा जो हत्यारा है उसको भी कहीं न कहीं पीछे से बोला गया है कि तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो, चुनाव के बाद तुमको छुड़ा लेंगे। ऐसे लोगों से समाज को बचाने की आवश्यकता है, जो समाज के मूलभूत सुविधाओं का समाधान करने की बजाय समाज में भय पैदा करते हैं, सिर्फ़ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लेकिन उत्तर हावड़ा में वो तुष्टीकरण इस स्तर पर चला जाता है, जो आपकी कल्पना के बाहर है। यही विधायक गौतम चौधरी हावड़ा एसी मार्केट के पास एक सचिया माता के पदयात्रा में जाकर सार्वजनिक मंच पे ये बात कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और ईश्वर जिनको पृथ्वी पर भेजते हैं बनाकर, उनको सबको हिंदू बनाकर भेजते हैं। माने इनका ज्ञान है धार्मिक। जो लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े तो मुसलमान बन गए और मदर मैरी जीसस को होली वाटर पिला के क्रिश्चियन बना दी। लेकिन जो धरती पर पैदा होता है सब हिंदू होता है। ये बोलने के 48 घंटे के बाद में पिलखाना में जाकर कान पकड़कर माफ़ी माँगते हैं
और बोलते हैं हम तो आपके बदौलत राजनीति करते हैं, हम तो जो हैं आपके बदौलत है। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है। इसके कारण मेरे मुँह से गलती से ये बात निकल गई। मेरा तो माई-बाप आप ही है, माफ़ कर दीजिए नहीं तो घर-घर जाएँगे। बाद में पता लगता है उनका चुनावी एफिडेविट देखकर कि वो 10 और 12 पटना से पास किए हैं। अब मेरी जानकारी में ऐसा है कि पटना में कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर बंगला में सारा विषय पढ़ाया जाता है। तो या तो इनका सर्टिफ़िकेट झूठा है या फिर ये झूठे हैं। इनको हिंदी नहीं आती है तो पटना में पढ़े कैसे? और पटना में पढ़े नहीं तो वो सर्टिफ़िकेट आया कहाँ से? चूँकि राजनीति में हम लोग इतना स्तर नहीं गिराना चाहते हैं, नहीं तो इसको चुनाव में एफिडेविट को चैलेंज किया जा सकता है। आपको एक बात समझना होगा कि ऐसे भी राजनीति करने वाले लोगों के बारे में साधारण लोगों की धारणाएँ होती हैं कि राजनीति करने वाला नेता झूठ बोलता है, लोगों को बहलाता है, उनके मुँह पर झूठा आश्वासन देता है। अगर इस तरह के नेता समाज में और कुछ दिन तक रह जाएँगे, तो आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएँगे। आप आके कहाँ अपना सर फुड़वाएँगे? उत्तर हावड़ा की हर आपराधिक घटना के पीछे जब आप आवाज़ उठाने जाएँगे, तो पुलिस के पीछे आपको टीएमसी का कोई नेता दिखेगा जो आपको दबा देगा। केस नहीं करना है, आवाज़ नहीं उठाना है। ऐसा समाज नहीं चल सकता है और उत्तर हावड़ा के लोग इस बार चाहते हैं कि एक सार्थक बदलाव हो क्योंकि आपको समझना होगा पिछले सिर्फ 15 साल नहीं, 34 साल का वामपंथी शासन, 15 साल का तृणमूल। मेरा जन्म उसके बाद से ये 2 ही सरकारें चली। ये दोनों सरकार में अभी तक न जाने कितने विधायक हुए, कितने सांसद हुए। लेकिन यहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए ना कोई लोकसभा में बोला, ना कोई विधानसभा में बोला, ना ही इन्होंने कभी पहल किया। अभी आप यहाँ के किसी बड़े मकान पर चढ़ेंगे तो यहीं से बेलगछिया भगाड़ आपको दिखेगा। जो अपने आप में हावड़ा और उत्तर हावड़ा की दुर्दशा की बात कहता है। आप किसी भी अच्छे शहर में चले जाएँगे, वहाँ आपको ओपन ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर हावड़ा सिर्फ़ खुले नालों से भरा हुआ है। सारा कचरा उसमें भरता है, जाम होता है, प्लास्टिक जाता है और ये उसी विभाग के विशेषज्ञ रहे हैं। उसके बाद भी हावड़ा की स्थिति अगर दयनीय है, इसकी ज़िम्मेवारी माननीय गौतम चौधरी जी को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल उमेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि कई विधायक बदले, सांसद बदले, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं पड़ी हुई रही। इसके अलावा जो ये उत्तर हावड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ अवैध निर्माण जो जी। है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ये बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए जो लोग मुझे जानते हैं, अभी मेरा पीछे का ड्रॉवर खोलेंगे तो आपको 200 चिट्ठी मैं दिखा सकता हूँ। अवैध निर्माण के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो या तो आपको फर्जी केस खाना होगा या फिर अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको गोली खाना होगा। अवैध निर्माण का अगर जीता-जागता नमूना देखना है, तो आप माननीय विधायक जी के वार्ड में चले जाइए। 4 फुट की गली में 9 तल्ले का मकान दिखेगा, 6 फुट की गली में 11 तल्ले का मकान दिखेगा। खुद वो एमआईसी, खुद वो एमएलए, पिछले 2018 से अभी तक नगर निगम में बोर्ड नहीं है। उसके बावजूद बेतहाशा अवैध निर्माण बन रहा है। अगर आप आवाज़ उठाएँ, मैं एक अवैध निर्माण के खिलाफ बोला, तो मेरे खिलाफ प्रमोटर के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का मामला कर दिया गया। आपको समझना होगा, ये पूरा एक सिंडिकेट है और पूरे भारतवर्ष में हावड़ा इकलौता ऐसा नगर निगम है, जहाँ पर अवैध निर्माण को वैध करने के लिए एक शब्द निकाला गया, एक फीस निकाला गया, जिसका नाम था रिटेंशन फीस। आप ₹250 स्क्वायर फीट नगर निगम को दे दीजिए और नगर निगम आपका मकान तोड़ेगा नहीं, नहीं तोड़ने की गारंटी। और हमारी पार्टी बोलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। इसकी गारंटी है मोदी की गारंटी। हम तो हिसाब करने वाले लोग हैं। जो बिल्कुल। गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जब अभी कोलकाता आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि सबका हिसाब भी लिया जाएगा। उमेश जी, आप का जो व्यक्तित्व रहा है, विरोधी भी आप की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि काम बोलता है और जो लोग काम करते हैं उनकी प्रशंसा होती ही है। आप उत्तर हावड़ा को एक मॉडल के रूप में क्या योजना है आपकी? सबसे पहला, जो मेरा बचपन से जिस सपने को मैं देखते आया हूँ, जब मैं राजनीति नहीं करता तब भी, हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही आप पश्चिम बंगाल का असली चेहरा आपको देखने को मिलता है। हम लोग हावड़ा को बंगाल का मुख्य द्वार कहते हैं। टूटी सड़कें, गंदा नाली, सड़कों पर बहता हुआ पेशाब, बदबू, ऊपर-नीचे सड़कें, गंदा टूटा हुआ बस स्टैंड, चारों तरफ अवैध हॉकरों का कब्जा, मतलब आप चल नहीं सकते हैं। मेरा सपना है
कि मैं उत्तर हावड़ा के मुख्य द्वार हावड़ा स्टेशन के सराउंडिंग एरिया को आज के भारत के हिसाब से आधुनिक भारत का एक आधुनिक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बनाऊंगा। मार्केट बनेगा, साफ सफाई की, यात्रियों के लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता है वो आधुनिक सुविधा होगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया होगी। कह सकते हैं तो आप अतिक्रमण मुक्त सड़क होगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होगी। उत्तर हावड़ा के बच्चों के पढ़ने के लिए एक बढ़िया सा कॉलेज बनेगा। यहाँ के लाखों बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए या तो आईटीआई या पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ के लोगों को आजादी के 77 साल बाद भी पीने के पानी में बदबू आता है, उससे मुक्ति मिलेगी। हावड़ा की जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी, उसका एक बड़ा प्लान बनाकर सदा के लिए जल निकासी की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। बाकी जो छोटी-मोटी जो व्यवस्थाएं हैं, ये तो बड़ा ऑपरेशन होने के बाद छोटी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। निश्चित तौर पर उत्तर हावड़ा के लोगों का जो वर्षों से जो उनका डिमांड है, अब तो डिमांड भी नहीं बोल सकते हैं आप, सलकिया फ्लाईओवर, वो किसी जमाने में शिलान्यास हुआ, फिर उसके उसके नाम पर लोगों को हर्जाना दिया गया, मुआवजा दिया गया, घर दिए गए और बाद में बोल दिया गया कि सलकिया फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है। जबकि उसकी वजह से काफी जाम वो तो घंटों निश्चित तौर पर जो उत्तर हावड़ा को जो चाहिए, जो उसका पावना है, वो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार में 5 वर्ष में पूरा होगा। अगर इसका जीता जागता उदाहरण चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश देखना होगा। हमें मौका मिला, हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया और ये तभी हो सकता है जब आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये किसी राज्य के, एक दिवालिया राज्य जिसके पास खुद का फंड नहीं है, पैसा नहीं है, अपने कर्मचारियों को डीए नहीं दे पाता है, अपने कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं दे पाता है, वो सरकार ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर सकती। ये डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ के लोगों को भी पता है कितना व्यापक डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए और वो एक्स्ट्रा पावर ही डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल उमेश जी, आपसे ये आखिरी सवाल कि महिला सुरक्षा का जो मामला है और जो युवा आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको किस तरीके से आप आह्वान करेंगे? युवा शक्ति के माध्यम से क्या कहेंगे उनको? युवा शक्ति के माध्यम से पूरे उत्तर हावड़ा नहीं, पूरे हावड़ा जिला के युवाओं के लिए एक संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा पाएं और शिक्षा पाने के बाद आपको बिना घूस दिए नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की बेटियां कॉलेज पढ़ के वापस सुरक्षित अपने घर आए, नौकरी करने जाने वाली महिलाएं सुरक्षित अपने घर रात को पहुंच पाएं, ये कोई कहने वाला नहीं हो कि रात को मत निकलिए, रात को नहीं निकलना चाहिए महिलाओं को। ये आधुनिक भारत है। चंद्रमा पर महिलाएं जा रही हैं, अंतरिक्ष में महिलाएं जा रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं, रॉकेट चला रही हैं। अब इस जमाने में महिलाओं के लिए ये कहना कि आप रात को सुरक्षित नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी थकियानुसी ख्याल के लोग हैं। अब लोगों की सुरक्षा की गारंटी देता है सरकार। हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाया जाता है उसका जीता जागता नमूना योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपराधियों के लिए कहते हैं कि सुबह एंट्री और रात को हिसाब। यही सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनेगी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जरूरत है सबसे पहले यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की। लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित होगी, ठीक होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये है उत्तर हावड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी उमेश राय। इनका कहना है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कृत संकल्पित होकर हम लोग निकल पड़े हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन मुश्किलों के साथ इनका ये भी कहना है कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं और हजारों डूबते हैं उन नामुरादों के भरोसे पर जो अपनी चप्पू चलाते हैं, अक्सर पार होते हैं। और ये अपनी चप्पू चला रहे हैं, ये पार भी होंगे। आज दीजिए इजाजत, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।